अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर वो अपने हम वतनों के साथ बातचीत कर सकें और वो प्रोफेशनल्स जो कि पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकें। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि पूरी दुनिया से जो लोग हमें ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं वो हम इस प्रोग्राम में ऐड करेंगे उनको, और इसके साथ साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन या उनकी जो एडवाइस है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएँ, लेट्स टॉक विद पाक हब को सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे शोज़ हैं वो एज सून एज पॉसिबल आप तक पहुँचते रहें। जी नाज़रीन, आज का शो भी हमारा कोरोना वायरस के टॉपिक के ऊपर ही होगा और हम इसी वायरस से मुतालिक जो है वो बात करेंगे। आज के शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर बशीर साहब ने मैनचेस्टर से, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बशीर साहब, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर बशीर बेग है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ बरी जनरल हॉस्पिटल में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, मैनचेस्टर के पास। और पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा ज़की साहब को कि इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने हमारे लोगों की अवेयरनेस के लिए, उनकी मालूमात के लिए इसको बड़ा एक्टिवली मैनेज किया है, विच इज़ वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे। तो जो भी आपके कुछ सवाल हैं मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उनका कुछ शॉर्ट और एविडेंस बेस्ड आंसर दे सकूँ। जी डॉक्टर साहब, आपसे हमारी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी और हमने इस शो के लिए आपसे कांटेक्ट किया था। तो उन दिनों में आपको भी कुछ बुखार और कोरोना के सिम्टम्स आए थे, तो आप कुछ बता सकते हैं कि वो क्या सिम्टम्स थे और क्या हुआ था आपके साथ? जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। असल में मैं एज अ फ्रंट लाइनर सबसे शुरू से ही बीमारी के साथ वाबस्ता हूँ, उन पेशेंट्स के साथ जो कि हमारे हॉस्पिटल में आते रहे हैं। तो एंड पे ये हुआ कि हमारे भी बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, जितने भी हॉस्पिटल का अमला था, स्पेशली मेरे वार्ड का, क्योंकि मैं एक्यूट मेडिसिन में काम करता हूँ, तो वो हम लोग ज़्यादा एक्सपोज हो गए थे कोरोना वायरस के पेशेंट्स के सामने। और ज़ाहिर बात है, जो वो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे भी अभी डिबेट है कि वो शायद इनफ नहीं थी हमें सेफ रखने के लिए। तो उस चीज़ का शिकार मैं खुद भी हुआ और उसी टेन्योर में आपने मुझसे राब्ता किया। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मैं अब बेहतर हूँ। लेकिन अब मैं 1-2 चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद भी और उसके अलावा भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अलामात जो हैं वो लोगों में मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं। यानी मुझे सबसे पहले बुखार आया था और बुखार भी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये उसी नौइयत के आपके सिम्पटम्स होते हैं जैसे मलेरिया में होते हैं, कि आपके जिस्म में कँपकँपी शुरू हो जाती है और जिस्म टूटता है, बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं और हेडेक्स होती हैं, सर में दर्द। और मेरा नाक के सूंघने की जो स्मेल की हिस थी वो भी चली गई थी और टेस्ट भी। और आहिस्ता-आहिस्ता आपके जिस्म से ताकत और एनर्जी खत्म हो जाती है। वो 1-2 दिनों में आप अपने आप को बड़ा कमज़ोर और ज़ईफ़ टाइप फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली करना शुरू कर दिया था। जो है वो हफ्ते के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान बेहतर हो जाते हैं, अगर उनका इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत ठीक हो तो। तो ये अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, मैं एक चीज़ और बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें 3 किस्म के ग्रुप्स हैं। एक तो वो लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है, जिस तरह मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनमें भी अलामात आई थी। तो जो छोटे लोग हैं, जवान हैं, 20 से कम हैं, उनमें शरह अमवात बहुत कम है, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जो लोग 20 से 60 के दरमियान हैं, जिनमें मैं भी आता हूँ, वो लोग ऐसा ग्रुप है कि जो जिनमें बीमारी आती है और वो चली जाती है, अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आप में ना हो। जो लोग ज़्यादा 60 से अबव हैं, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में शरह अमवात उनमें सबसे ज़्यादा है।
अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि इंग्लैंड में पूरे यूके में बल्कि आज जो फिगर है टोटल जनवरी से लेके अब तक 18,000 से ज्यादा लोग लुकमा अजल हो गए हैं। अल्लाह पाक बस रहमत फरमाए जी। बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है। और जिसमें एनएचएस के वर्कर जो हमारे कोलीग्स हैं वो कोई 74 के करीब हैं। मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन स्टेटिस्टिकल डाटा जो है वो 74 बता रहा है। जो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, सब लोग हैं। तो ये जो 18,000 से ज्यादा का जो फिगर आ रहा है अभी, 18,000 तकरीबन 400 के करीब अमवात अभी तक इंग्लैंड में जो यूके में पूरे हुई हैं। ये फिगर है जी 22 अप्रैल 2020 का। अब एक चीज समझने वाली ये है जी कि कुछ लोग बहुत कम बीमार होते हैं, कुछ ज्यादा बीमार होते हैं। अभी तक जो इस वायरस की टाइप्स सामने आई हैं तकरीबन लगभग 8 किस्म के वायरसेस नहीं है, जिसको कोविड-19 कहा जाता है। मुख्तलिफ किस्में हैं और आपको कौन सी किस्म से वास्ता पड़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ वायरसेस ज़्यादा एग्रेसिव हैं, कुछ ज़रा कम एग्रेसिव हैं। तो जो लोग अस्पतालों में काम करते हैं, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हों, उनका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है वायरसेस के साथ। तो अब जिस तरह मेरे अपने कुछ कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ी है और वो उनकी उम्रें भी कम हैं, अभी 40 के अराउंड। 2-3 मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स जो मेरे साथ थे, अभी भी वो वेंटिलेटर्स पे हैं। आप उनके लिए दुआ भी करें। और रीज़न सिर्फ़ यही समझ आती है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोज़ हुए थे, ज़्यादा इक़साम के साथ, और डोज़ जितनी आपके जिस्म में गई पेशेंट्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जी। जी डॉक्टर साहब, यूके में कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया कि थर्सडे से यानी कि 23 अप्रैल से इस वैक्सीन के ट्रायल शुरू होंगे यूके के अंदर। तो वो क्या ट्रायल्स हैं, उसके बारे में आप कुछ हमारे ऑडियंस को बता दें। मैट हैनकॉक जो हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने आज भी ऐलान किया था टेलीविजन पे कि कल थर्सडे 23 से एक ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है वैक्सीन का। तो उससे रिलेटेड भी बहुत से सवाल आए लोगों के, मैं उसको भी ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगा इस मौके पे। और वो ये है कि वैक्सीन की स्टेजेस होती हैं, कम से कम वो 3 स्टेजेस जब ह्यूमन को लगती हैं। इन्होंने काफ़ी काम किया है उस पे, और आई थिंक कि उन्होंने ये ऐलान किया आज कि अगर ये सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा तजर्बा वैक्सीन का, तो सितंबर के मिड या एंड तक, इस साल के सितंबर के मिड या एंड तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी और फिर वो लोगों को लगाना शुरू कर देंगे। अब समझने वाली बात इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जिस तरह मैंने अभी बताया है कि अगर 8 टाइप के वायरसेस अभी तक इजाद हुए हैं, हो सकता है वैक्सीन 1 या 2 के ऊपर काम करे, बाकी पे ना करे। नंबर 1, अल्लाह करे कि वो सारे को कवर कर ले। सेकेंडली, जिस तरीके से ये वायरस म्यूटेशन, ये अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, इसका आरएनए चेंज हो रहा है, उसको अगर आप देखें तो वैक्सीन ही सारा इलाज नहीं है। वैक्सीन होती है प्रिवेंशन के लिए, एहतियात के लिए, बचाव के लिए। आप ये उन लोगों को लगेगी जिस तरह कोई डायबिटिक है, कैंसर का पेशेंट है, बूढ़े लोग हैं, ताकि वो बच जाएँ इस बीमारी से। इस चीज़ को आप ज़रा क्लैरिफ़ाई कर लें। जो इलाज होता है बीमारी का वो एंटीवायरल्स होते हैं। अभी तक इस बीमारी के लिए जो बीमार हो चुका है बंदा, जिस तरह मेरी अपनी एग्ज़ाम्पल है, तो मुझे उन्होंने कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दी, मुझे कोई एंटीवायरल्स नहीं दिए। ये मेरी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत थी जो कि लड़ रही थी। मुझे सिर्फ़ सेल्फ़ आइसोलेट होना था अपने घर में, एक कमरे में, फिर अपने बच्चों से थोड़ा-सा अलहदा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी फ़ैमिली में भी ये वायरस थोड़ा-सा हुआ। मैं अपने आप ही रिकवर कर गया। ऐसा ही होना चाहिए। तो अब ये जो वैक्सीन आएगी, ये जिस तरह फ्लू की वैक्सीन हर साल हम लगाते हैं, लेकिन आधे फ्लू के वायरस जो होते हैं वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं और फिर अगले साल आधे आधे लोगों पे वैक्सीन काम करती है, आधे पे नहीं करती। तो आप इस चीज़ को ज़रा समझ लें कि वैक्सीन इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, नंबर 1। तो नंबर 2 ये है कि अगर ये वैक्सीन करामद हो भी, तो आप इमेजिन करते हैं कि बिलियंस के हिसाब से हम लोग पूरे प्लेनेट पे हैं, तो सबको ये लग जाएगी और ये बस सब लोग ठीक हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। इसका जो इलाज या इसकी एहतियात वो यही है कि प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। कम से कम लोगों से मिलें,
जो आपकी गवर्नमेंट्स स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी बांग्लादेश में, हमारे एशियन मुल्कों में जो जो एहतियात गवर्नमेंट बता रही है उसको प्लीज़ फॉलो करें, बीमारी को समझने की ट्राई करें और इसी में ही बचत है आपका। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जिस तरह हम लोग अब मुसलमान हैं, तो गैदरिंग्स जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं इनको भी थोड़ा सा अवॉइड करें प्लीज़, और अगर करनी भी पड़ती हैं तो डिस्टेंस रख के करें। यहाँ पे इंग्लैंड में सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी खाने पीने की अशिया जब हम खरीदते हैं तो 1 मीटर से 2 मीटर के फासले पे एक दूसरे से रहा जाता है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। किसी को छींक आने से, खांसी आने से एक दूसरे के साथ लग सकती है, या किसी सरफेस पे अगर ये चली गई है हार्ड सरफेस पे तो 8 घंटे वहां पे रह सकती है। अब एक नई रिसर्च और आई है कि इसका मौसम से भी कोई लेना देना नहीं है। पहले लोग बातें कर रहे थे कि जी जो गर्म ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अरब कंट्रीज, गर्म मुल्कों में ये जी वायरस खत्म हो जाएगा गर्मी आने से, ऐसा कोई इससे। सो अल्लाह की ज़ात हम सबको पनाह में रखे जी। ये और इसका मुकाबला यही है कि अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपने प्यारों के साथ रहें, मोहब्बत से, प्यार से रहें और शुक्र और सब्र करें, और इंशाल्लाह इससे हमारी निजात हो जाएगी जल्दी। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक और मैं सवाल पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे, पाकिस्तान में चूँकि मलेरिया की वैक्सीनेशन भी की जाती है और पाकिस्तान में लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं कि वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है मेडिकल के के हिसाब से। तो क्या इस वजह से कोई ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में वायरस कम फैल रहा है, या क्या इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें हमें। आपने ये सुना होगा कि लोग एंटी मलेरियल्स के ट्रायल कर रहे हैं, और हम भी यहाँ यूके में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक दवाई है, उसके ट्रायल हम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अस्पतालों में। ये 4-5 दवाइयाँ हैं, एंटीवायरल हो गए, ये एंटी मलेरियल्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, कुछ नेबुलाइज्ड मेडिसिन होती हैं, उनका ट्रायल हो रहा है अभी। फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ साइंटिफिकली इसका आंसर ये बताता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, इनमें मलेरिया बहुत कॉमन है। हमारी पुरानी किताबों में बड़ा अरसा पहले जो एंटी मलेरियल्स थे उनका एक फंक्शन होता है कि जो जो एक सेल है ना बॉडी का, उसमें ये वायरस को घुसने नहीं देता। एक्चुअली ये एंटी मलेरियल जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, ये सॉल्ट का ये फंक्शन होता है। सो अब ये हुआ ये है कि जो लोग साल में 2-2 3-3 बार उनको मलेरिया के अटैक्स आते हैं, खास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, उनके पास इतना ज्यादा कोरोना वायरस उनको इफेक्ट नहीं किया। और पाकिस्तान में भी आप देखें, अवेयरनेस ना भी होने के बावजूद इतने ज्यादा वहां पे नहीं मरे। उसकी रीजन यही है कि इम्यूनिटी उनमें वाकई ही थोड़ी सी ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज की बनिस्बत या अमेरिकन की निस्बत। और उसकी रीजन यही है कि वो मलेरिया वहाँ हर साल आता है, वो लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन खाते हैं, उनमें एक नेचुरली एक बिल्डअप इम्यूनिटी होती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप शॉप से या मेडिकल स्टोरों से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियां लेना शुरू कर दें और बगैर कोई सिम्टम साइन के आप उसे खाना शुरू कर दें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अगर ज़्यादा डोज में ले ली जाए एंटी मलेरियल्स, तो दिल की रिदम जो है वो उसको अब नॉर्मल कर सकते हैं। बंदा कोरोना वायरस नहीं, और वो दिल की बीमारी से भी मर सकता है। तो ये बड़ी, आप अपने मुआलिज से मशवरे के बगैर प्लीज़ दवाइयाँ ना लिया करें। सबसे मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है। लेकिन आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ। ये वाकई एविडेंस बेस्ड है कि जिन लोगों को मलेरिया बार-बार होता है और वो क्लोरोक्वीन वगैरह लेते रहते हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत इम्यूनिटी होती है।